Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे दौर में चलेंगे जब उत्तर भारत ने, आप कह सकते हैं, एक महान शासक के नेतृत्व में राजनीतिक एकता का अनुभव किया। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं सम्राट हर्षवर्धन के काल की, यानी 606 से 647 ईस्वी, और इसके लिए हम तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 को आधार बना रहे हैं। बिल्कुल, और साथ में कुछ यूपीएससी के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी देखेंगे। हाँ, वही PYQs। हमारा मकसद है यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इस महत्वपूर्ण अध्याय की एक गहरी और स्पष्ट समझ बनाना, तथ्यों को समझना और उनके पीछे का विश्लेषण भी। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं हर्षवर्धन के युग की ये गहन पड़ताल। बिल्कुल, हर्षवर्धन के शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। देखिए, गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद और फिर मध्यकालीन राजपूत राज्यों के उदय से पहले उत्तर भारत में एक बड़े साम्राज्य को एकजुट करने का शायद ये आखिरी बड़ा प्रयास था। अच्छा। और इस दौर को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत अहम हैं, खासकर बाणभट्ट और चीनी यात्री हुएनसांग। हाँ, इनके बारे में सुना है। हम देखेंगे कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं और ये यूपीएससी के लिहाज से, खासकर जीएस पेपर 1 के लिए क्यों इतना प्रासंगिक है। तो सबसे पहले इन्हीं स्रोतों की बात कर लेते हैं। आखिर हमें हर्षवर्धन और उनके समय के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है? आपने बाणभट्ट का नाम लिया, वो तो उनके दरबारी कवि थे। जी। तो उनका नजरिया तो स्वाभाविक रूप से राजा के पक्ष में ही होगा, है ना? क्या कोई और दृष्टिकोण भी मिलता है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। देखिए, दरबारी स्रोत महत्वपूर्ण तो होते हैं, लेकिन उनमें एक तरफा होने का खतरा हमेशा रहता है। हाँ। सौभाग्य से हर्ष के काल के लिए हमारे पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग-अलग तरह के स्रोत हैं। पहला, जैसा आपने कहा, बाणभट्ट का लिखा हर्षचरित। हाँ, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और उनकी ये रचना हर्ष के शुरुआती जीवन, उनके सिंहासन पर बैठने की परिस्थितियां और उस समय की घटनाओं का कह सकते हैं एक काव्यात्मक और काफी हद तक प्रशंसात्मक विवरण देती है। ये संस्कृत गद्य का एक बेहतरीन नमूना भी है। और दूसरा स्रोत, वो चीनी यात्री। हाँ बिल्कुल, दूसरा और शायद ज्यादा वस्तुनिष्ठ या कहें बैलेंस्ड स्रोत, वो चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री वेन सांग का यात्रा वृतांत है। वेन सांग या श्वांगजांग भी कहते हैं। जी, श्वांगजांग भी कहते हैं। उनका ग्रंथ है CU की, यानी पश्चिमी जगत का वृतांत। वेन सांग ज्ञान की तलाश में भारत आए थे। अच्छा। और उन्होंने कई साल यहाँ बिताए और उसमें से काफी समय हर्ष के शासनकाल में ही था। उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म स्थलों का भ्रमण नहीं किया, बल्कि तत्कालीन भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, रीति रिवाज, प्रशासन, शिक्षा व्यवस्था, इन सब पर बहुत बारीकी से नजर डाली और उसे लिखा भी। तो एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया मिला है। तो इन स्रोतों के आधार पर हर्ष का सिंहासन तक पहुंचना और साम्राज्य बनाना, ये कैसे हुआ? पाठ्यपुस्तक बताती है कि शुरुआत काफी नाटकीय थी। हाँ, काफी नाटकीय। हर्ष का सत्ता में आना, आप कह सकते हैं, आकस्मिक और दुखद परिस्थितियों में हुआ। वो मूल रूप से थानेश्वर के थे, जो आज के हरियाणा में है। थानेश्वर? जी, पुष्यभूति वंश के। उनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो उनके बड़े भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे, लेकिन मालवा के शासक और बंगाल के गोड़ शासक शशांक के धोखे से राज्यवर्धन की हत्या हो गई। ओह। ऐसे मुश्किल समय में मंत्रियों और सलाहकारों के कहने पर लगभग 16 साल की उम्र में 606 ईस्वी में हर्ष ने सिंहासन संभाला। सिर्फ 16 साल की उम्र में? हाँ। बाद में उन्होंने अपनी बहन राज्यश्री के कहने पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज गंगा के मैदान में एक बहुत ही रणनीतिक, मतलब स्ट्रेटेजिक जगह थी। और साम्राज्य कितना बड़ा था? उन्हें सकलोत्तरा पथनाथ भी कहा गया है। ये क्या मतलब है? हाँ, सकलोत्तरा पथनाथ, इसका मतलब है समस्त उत्तरी पथ का स्वामी, यानी पूरे उत्तर भारत का स्वामी।
हर्ष ने अपनी सैन्य प्रतिभा और कूटनीति से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। कहाँ तक फैला था ये? उनका प्रभाव मुख्य रूप से उत्तर भारत में फैला हुआ था। मान लीजिए पूर्व में बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों से लेकर पश्चिम में पंजाब और शायद सिंध तक, और उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक। नर्मदा तक? हाँ। हालांकि कश्मीर, राजस्थान, सिंध, गुजरात, नेपाल ये शायद सीधे उनके नियंत्रण में नहीं थे, पर उनका दबदबा बहुत व्यापक था। इसी विशाल उत्तरी भारतीय क्षेत्र पर प्रभुत्व के कारण उन्हें ये उपाधि मिली, सकलोत्रा पथनाथ। लेकिन क्या उनकी सारी सैन्य महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई? मतलब दक्षिण की ओर विस्तार का क्या हुआ? इसका जिक्र तो अक्सर आता है। नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। हर्ष ने उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन यहाँ उनका सामना हुआ दक्कन के शक्तिशाली चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य राजा? जी हाँ। दोनों सेनाओं के बीच नर्मदा नदी के तट पर भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन हमें दो स्रोतों से मिलता है। एक तो स्वयं हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत से, हाँ, और दूसरा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। उन्होंने एक प्रसिद्ध शिलालेख लिखा है, ऐहोल शिलालेख। उसमें भी इसका वर्णन है। ऐहोल शिलालेख, ये महत्वपूर्ण है। तो नतीजा क्या रहा इस युद्ध का? नतीजा हर्ष के लिए कह सकते हैं निराशाजनक रहा। ऐहोल शिलालेख तो साफ साफ पुलकेशिन द्वितीय की जीत का दावा करता है। उसमें लिखा है कि हर्ष का हर्ष मतलब उनकी खुशी युद्ध के मैदान में हाथियों की लाशों के बीच खो गई। ओह, क्या बात है। और हुएनसांग भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। इस हार ने हर्ष के दक्षिण विजय के अभियान पर पूरी तरह रोक लगा दी और नर्मदा नदी उनके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बन गई। तो नर्मदा नदी एक सीमा बन गई। हाँ। और ये दिलचस्प है कि यूपीएससी ने एक बार नर्मदा के पश्चिम की ओर बहने पर एक भौगोलिक प्रश्न पूछा था, और यही नदी हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बनी। ये दिखाता है कि कैसे भूगोल और इतिहास अक्सर जुड़े होते हैं। बिल्कुल। और ऐहोल शिलालेख तो बदामी के पास है, जो चालुक्यों की राजधानी थी। जी हाँ, और वो चालुक्य वास्तुकला का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका संदर्भ भी PYQs में आ सकता है। अच्छा, अब प्रशासन की बात करते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य था, तो क्या हर्ष का प्रशासन मौर्यों या गुप्तों जैसा एक बहुत केंद्रीकृत था, मतलब सेंट्रलाइज्ड? नहीं, यही एक महत्वपूर्ण अंतर है। गुप्तों की तुलना में हर्ष का प्रशासन ज्यादा सामंती और विकेंद्रीकृत, मतलब फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड लगता है। सामंती और विकेंद्रीकृत, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि साम्राज्य सीधे राजा द्वारा शासित इकाइयों के साथ साथ कई अधीनस्थ शासकों या सामंतों द्वारा भी शासित होता था। इन्हें महासामंत या महाराजा कहा जाता था। अच्छा। और इनके पास अपने अपने क्षेत्रों में काफी स्वायत्तता थी, मतलब ऑटोनॉमी। हर्ष स्वयं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अपने साम्राज्य का दौरा करते रहते थे। इसका इतिहास के बड़े परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब है, विकेंद्रीकरण होने का? ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गुप्त साम्राज्य के मजबूत केंद्रीय नियंत्रण के पतन और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय को दिखाता है। अच्छा, मतलब रीजनल पावर्स बढ़ रही थी। हाँ, यही प्रवृत्ति आगे चलकर उत्तर भारत को कई छोटे छोटे राज्यों में बांटने का कारण बनी, जिसे हम राजपूत काल कहते हैं। तो हर्ष का काल एक तरह से संक्रमण का, ट्रांजिशन का काल था। और कानून व्यवस्था कैसी थी? हुएनसांग ने कुछ बताया। हुएनसांग बताते हैं कि दंड विधान कठोर था। आजीवन कारावास और अंग भंग जैसी सजाएं थीं, लेकिन फिर भी अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। हुएनसांग को खुद एक बार लुटेरों ने पकड़ लिया था। अरे हाँ, हालांकि वो बच निकले थे। और समाज कैसा था उस वक्त? हुएनसांग ने क्या खास बातें नोट की? हुएनसांग ने भारतीय समाज का काफी विस्तृत चित्र खींचा है। उनके अनुसार जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। जाति व्यवस्था? हाँ, और सामाजिक पदानुक्रम मतलब सोशल हायरार्की बिल्कुल स्पष्ट थी। ब्राह्मणों का समाज में ऊंचा स्थान था, कई उपजातियां भी बन चुकी थीं। उन्होंने लोगों के सामान्य रहन सहन, खान पान का जिक्र किया है। खान पान कैसा था? ज्यादातर लोग शाकाहारी थे, प्याज लहसुन का प्रयोग कम था। वेशभूषा, रीति रिवाजों का वर्णन किया है। उन्होंने ये भी लिखा कि लोग सामान्यतः ईमानदार थे और सादा जीवन जीते थे। लेकिन कुछ सामाजिक बुराइयां भी थीं। हाँ, उन्होंने सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का भी उल्लेख किया है। अब आते हैं धर्म पर। हर्ष की व्यक्तिगत आस्था क्या थी और उनकी धार्मिक नीति कैसी थी? क्या वो पूरी तरह बौद्ध बन गए थे? देखिए, हर्ष के पूर्वज
सूर्य और शिव के उपासक थे और शुरुआती जीवन में हर्ष भी शैव धर्म के अनुयायी थे। ये उनके लेखों और बाणभट्ट के विवरण से पता चलता है। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे, खासकर अपनी बहन राज्यश्री और फिर ह्वेनसांग के प्रभाव में, उनका झुकाव बौद्ध धर्म की महायान शाखा की ओर बढ़ गया। महायान शाखा? जी हाँ, महायान बौद्ध धर्म की वो शाखा है जो बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानती है और बोधिसत्वों की अवधारणा पर जोर देती है। तो क्या उन्होंने फिर बाकी धर्मों को संरक्षण देना बंद कर दिया? नहीं, यही हर्ष की महानता है। बौद्ध धर्म के प्रति व्यक्तिगत झुकाव के बावजूद वो एक अत्यंत सहिष्णु शासक थे। टॉलरेंट लिंक। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल बौद्ध धर्म को बल्कि शैव और वैष्णव धर्मों को भी उदारतापूर्वक संरक्षण दिया। हमें उल्लेख मिलता है कि वह प्रयाग की सभाओं में बुद्ध के साथ साथ शिव और सूर्य की भी पूजा करते थे। संभाव की थी। आपने प्रयाग की सभा का जिक्र किया और कन्नौज सभा का भी जिक्र आता है। ये क्या थे और क्यों महत्वपूर्ण है? ये दोनों सभाएं हर्ष के शासनकाल की दो अत्यंत महत्वपूर्ण और भव्य घटनाएं हैं। कन्नौज में जो सभा हुई उसका मुख्य उद्देश्य था ह्वेनसांग को सम्मानित करना और महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। अच्छा, ह्वेनसांग के लिए? जी। कहा जाता है कि इसमें 20 राजाओं, हजारों बौद्ध, जैन और ब्राह्मण विद्वानों ने भाग लिया था। ये कई दिनों तक चली और इसमें अलग अलग दार्शनिक मतों पर शास्त्रार्थ हुआ, मतलब डिबेट्स हुई। और प्रयाग वाली सभा, वो महामोक्ष परिषद? हाँ, प्रयाग जो आज का इलाहाबाद है, वहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर हर 5 साल में एक विशाल धार्मिक उत्सव और दान समारोह आयोजित किया जाता था। उसे ही महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर 5 साल में? जी। ह्वेनसांग ने खुद ऐसी छठी सभा में भाग लिया था और उसका आंखों देखा वर्णन किया है। इस अवसर पर हर्ष अपनी पिछले 5 वर्षों की सारी जमा संपत्ति, सोना, चांदी, वस्त्र, रत्न, सब कुछ। हाँ, सब कुछ बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा के बाद विभिन्न धर्मों के भिक्षुओं, ब्राह्मणों, निर्धनों और जरूरतमंदों में दान कर देते थे। कहा जाता है कि अंत में उनके पास अपने पहनने के वस्त्र भी नहीं बचते थे। क्या बात है? वो भी वे अपनी बहन से मांगकर पहनते थे। ये उनकी अद्वितीय दानशीलता और धार्मिक सहिष्णुता का चरम उदाहरण है। ह्वेनसांग के विवरण वाकई कमाल के लगते हैं। उन्होंने भारत के बारे में और क्या खास बातें बताईं जो उस जमाने को समझने में मदद करती हैं? ह्वेनसांग ने सिर्फ धर्म और समाज पर ही नहीं लिखा, उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति का भी वर्णन किया। बताया कि कृषि मुख्य व्यवसाय था, जमीन उपजाऊ थी। शहरों के बारे में कुछ? हाँ, उन्होंने विभिन्न शहरों का उल्लेख किया, जैसे पाटलिपुत्र जो अब पहले जैसा वैभवशाली नहीं रहा था, और कन्नौज जो एक प्रमुख नगर बन चुका था। उन्होंने लोगों के चरित्र, न्याय प्रणाली, शिक्षा, यहाँ तक कि माप-तौल की इकाइयों के बारे में भी लिखा। उनका यात्रा वृत्तांत 7वीं शताब्दी के भारत का एक विश्वकोश जैसा है, कह सकते हैं। और शिक्षा की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी रहेगी। ह्वेनसांग ने इसके बारे में क्या कहा? नालंदा वो उस समय दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक था और ह्वेनसांग ने वहां काफी समय बिताया, अध्ययन किया। अच्छा। उन्होंने नालंदा का बहुत ही विस्तृत और प्रशंसनीय वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि यहाँ एडमिशन लेना बहुत मुश्किल था, प्रवेश परीक्षा बहुत कड़ी होती थी। एंट्रेंस एग्जाम? हाँ, कह सकते हैं। यहाँ हजारों छात्र जिन्हें भिक्षु ही माना जाता था और सैकड़ों शिक्षक रहते थे। अलग अलग विषय पढ़ाए जाते थे, वेद, बौद्ध दर्शन, खासकर महायान, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, बहुत कुछ। और शिक्षक कैसे थे? शीलभद्र जैसे महान विद्वान वहां के कुलपति थे। नालंदा का पुस्तकालय बहुत विशाल था, कई मंजिला इमारतों में फैला हुआ। अनुशासन बहुत कठोर था और शिक्षा का स्तर अत्यंत ऊंचा। और हर्ष का क्या रोल था इसमें? हर्ष ने नालंदा को उदारतापूर्वक दान और संरक्षण दिया था। इसमें कई गांवों का राजस्व भी शामिल था। ये तो अद्भुत है। क्या हर्ष केवल एक शासक, योद्धा और धर्म संरक्षक ही थे या उनका साहित्य से भी कोई नाता था? ये हर्ष के व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। वो केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि कलम के भी धनी थे। हर्ष स्वयं एक उच्च कोटि के कवि और नाटककार थे। खुद लिखते थे? हाँ, उन्होंने संस्कृत में 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। जी,
ये तीनों नाटक आज भी संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों में गिने जाते हैं और हर्ष की साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण है। नागानंद तो विशेष रूप से बौद्ध विचारों से प्रभावित है और आत्म बलिदान की कहानी कहता है। और उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। बाणभट्ट, वो तो संस्कृत गद्य साहित्य के सम्राट माने जाते हैं। हर्षचरित के अलावा उन्होंने कादम्बरी नाम का एक बहुत प्रसिद्ध और जटिल रोमानी उपन्यास भी लिखा। कादम्बरी? हाँ, उसे संस्कृत गद्य का शिखर माना जाता है। हर्ष का दरबार सिर्फ बाणभट्ट से ही नहीं, बल्कि मयूर, मातंग दिवाकर जैसे अन्य कवियों और विद्वानों से भी सुशोभित था। हर्ष स्वयं विद्वानों और कलाकारों के महान संरक्षक थे। चलिए, हमने काफी विस्तार से चर्चा कर ली। अब अध्याय के अंत में दिए जाने वाले अभ्यासों की तरह कुछ मुख्य बिंदुओं को फिर से दोहराते हैं, ताकि श्रोताओं के मन में ये बातें बैठ जाएं। मान लीजिए, पहला प्रश्न है, हर्ष के काल को जानने के लिए मुख्य साहित्यिक स्रोत कौन से हैं और वे हमें क्या अलग अलग जानकारी देते हैं? जी, जैसा हमने चर्चा की, दो मुख्य स्रोत हैं। पहला, बाणभट्ट का हर्षचरित। ये एक दरबारी दृष्टिकोण देता है, हर्ष की प्रशंसा करता है और उनके शुरुआती जीवन और विजयों पर केंद्रित है। ये अंदरूनी जानकारी का स्रोत है, कह सकते हैं। और दूसरा ह्वेनसांग का सीयूकी। ये एक बाहरी चीनी बौद्ध यात्री का नजरिया है। ये उस समय के समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर ज्यादा रोशनी डालता है। दोनों मिलकर एक ज्यादा पूरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, यानी बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी, और चीनी यात्री ह्वेनसांग का सीयूकी, और साथ ही हर्ष द्वारा खुद लिखे गए 3 नाटक, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये सभी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अहम बिंदु था पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्ष का संघर्ष। जी। उसका असल महत्व क्या था हर्ष के साम्राज्य के लिए? उस संघर्ष और उसमें हुई हर्ष की हार का सबसे बड़ा परिणाम ये था कि इसने हर्ष के साम्राज्य के दक्षिण विस्तार को हमेशा के लिए रोक दिया। नर्मदा नदी एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की राजनीतिक सीमा बन गई। सीमा? इसने दक्षिण में चालुक्य साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को भी स्थापित किया और ये साबित किया कि हर्ष अजेय नहीं थे। बिल्कुल। और ये मुठभेड़ नर्मदा नदी के तट पर हुई थी, जिसका उल्लेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल शिलालेख और चीनी यात्री ह्वेनसांग दोनों ने किया है। जी, दोनों ने। अब बात करते हैं उन 2 प्रसिद्ध सभाओं की, कन्नौज और प्रयाग। इन्हें क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? ये सभाएं हर्ष के शासनकाल की भव्यता, उनकी धार्मिक नीति और उनके व्यक्तिगत चरित्र को दर्शाती हैं। कन्नौज की सभा विशेष रूप से ह्वेनसांग के सम्मान और महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए आयोजित की गई थी। तो ये बौद्ध धर्म के प्रति उनके झुकाव को दिखाता है। हाँ, वहीं प्रयाग की हर 5 साल पर होने वाली महामोक्ष परिषद उनकी अद्भुत दानशीलता और सभी प्रमुख धर्मों के प्रति उनकी सहिष्णुता और सम्मान का प्रतीक थी, जहां वे अपना सर्वस्व दान कर देते थे। हाँ, वो दान वाला। जी। और आखिरी सवाल, ह्वेनसांग ने उस समय के भारतीय समाज और खासकर शिक्षा व्यवस्था जैसे नालंदा के बारे में क्या खास देखा था? ह्वेनसांग ने समाज में जाति व्यवस्था की कठोरता, विभिन्न वर्गों के रीति रिवाजों और जीवन शैली का वर्णन किया। उन्होंने लोगों की सामान्य ईमानदारी की प्रशंसा की, लेकिन अपराधों का भी उल्लेख किया। और नालंदा? शिक्षा के क्षेत्र में उनका नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन अभूतपूर्व है। उन्होंने वहां की कठिन प्रवेश प्रक्रिया, व्यापक पाठ्यक्रम, विश्व प्रसिद्ध विद्वान शिक्षकों जैसे शीलभद्र का जिक्र किया। शीलभद्र? हाँ, विशाल पुस्तकालय और अनुशासित छात्र जीवन का विस्तृत ब्यौरा दिया। ये उस युग में भारत की शैक्षिक उत्कृष्टता का प्रमाण है और इससे हर्ष जैसे शासकों का संरक्षण प्राप्त था। तो ये तो हुई विस्तृत चर्चा। अब अगर हमें यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वे क्या होंगी? प्रीलिम्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है? प्रारंभिक परीक्षा संकेतक। बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए कुछ नाम, स्थान और रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति हर्षवर्धन तो है ही, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, हाँ। नालंदा के कुलपति शीलभद्र, ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति। ये नाम याद रखने चाहिए। रचनाएं बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी,
वेनसांग की सीयू की। और हर्ष के नाटक भी। हाँ, हर्ष के नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद और पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति। और स्थान और घटनाएं। स्थान: प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, बाद की राजधानी कन्नौज, शिक्षा का केंद्र नालंदा, पंचवर्षीय सभा का स्थान प्रयाग, इलाहाबाद, युद्ध स्थल। नर्मदा नदी का तट और चालुक्य केंद्र ऐहोल, बादामी। बिल्कुल। प्रमुख घटनाएं: कन्नौज सभा, प्रयाग सभा, महामोक्ष परिषद और पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा युद्ध। बहुत बढ़िया। और अगर मेंस परीक्षा के लिहाज से देखें तो क्या बड़ी बातें समझनी चाहिए? मुख्य परीक्षा अंतर्दृष्टि। देखिए, मेंस के लिए 2-3 बातें खास हैं। पहला, हर्ष का प्रशासन मॉडल। ये गुप्तों की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत और सामंती था। हाँ, ये जरूरी है। ये समझना जरूरी है क्योंकि यह गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक संरचना को दिखाता है। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही थी और क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं। यही आगे चलकर राजपूत काल की नींव बनी। ठीक है। दूसरा, विदेशी यात्रियों के विवरण का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्व। ह्वेनसांग का उदाहरण दिखाता है कि कैसे ये विवरण हमें उस समय की समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति की ऐसी जानकारी देते हैं जो शायद दरबारी स्रोतों में न मिले। ये हमें एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव देते हैं। हाँ, ये तो है। तीसरा, हर्ष की धार्मिक सहिष्णुता की नीति और कला साहित्य का संरक्षण। ये उस युग की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। जैसा कि PYQs में एलोरा जैसी जगहों पर विभिन्न धर्मों की गुफाओं का मिलना भी उस दौर की धार्मिक विविधता और संरक्षण की भावना को दिखाता है। तो ये थी हमारी हर्षवर्धन के युग की एक विस्तृत पड़ताल, जिसमें हमने तमिलनाडु बोर्ड की पाठ्यपुस्तक और UPSC के नजरिए से महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश की। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़े जाते हैं। हाँ। सोचिए कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में वैसा विशाल साम्राज्य फिर क्यों नहीं बन पाया? क्यों एक राजनीतिक शून्य सा पैदा हो गया जो काफी समय तक चला? अच्छा सवाल है। क्या ये हर्ष की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जो विकेंद्रीकृत थी, उसी की कोई अंतर्निहित कमजोरी थी, या ये उस समय की बदलती राजनीतिक हकीकत थी जहां क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना ही था? इस सवाल पे जरूर सोचिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.